लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम। वेलकम टू अन अकेडमी बीपीएससी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं सुजीत, मैं आपको आज कराऊंगा पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ते भी जा रहे थे, एमसीक्यू को भी बनाते जा रहे थे। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो हम लोग प्रेसिडेंट तक किए थे। प्रेसिडेंट का कुछ प्रश्न बचा हुआ है, यहाँ पे करा देंगे आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। जो लोग भी देख रहे हैं वो पूरे लेक्चर सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, उनका फ़ायदा मिलेगा आपको, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप ज़रूर देखिएगा ये इस लेक्चर सीरीज को पूरे, क्योंकि यहाँ पे आप जो पढ़े हैं उसका टेस्ट होने वाला, आप जो पढ़े हैं उसका टेस्ट होने वाला है। आपको खुद समझ में आएगा कितना प्रतिशत सवालों का जवाब आप दे सकते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जिन लोगों को भी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिन लोगों को भी प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा वो हमारे रेफर कोड सुजीत का प्रयोग करें। ये है हमारा रेफर कोड। और जब हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। कितना ऑफ मिलने वाला है? 10% का ऑफ आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये आपको समझ में आ गया ना? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। मंत्रिमंडल आज हम लोग करेंगे बहुत ही डिटेल फॉर्म। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में डिफरेंस को हम लोग पढ़े थे और हम लोग को ये समझ में आ गया था कि राज्य मंत्री किसको कहते हैं, कैबिनेट मंत्री किसको कहते हैं। तो ये समझ में आ गया था। राज्य मंत्री भी टू टाइप्स ऑफ राज्य मंत्री पढ़े थे, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पढ़े थे, एक राज्य मंत्री पढ़े थे। तो ये सारे डिफरेंस को हम लोग समझ गए थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और ये जो चार कथन दिए हैं इसमें कौन सा सही है, ये भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये चार है। पहला में क्या है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है। कौन सही है? तो क्या ये बात आपको सही लग रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का सिर्फ नाम मात्र का नेता होता है? नहीं, काम मात्र का भी नेता है ये मंत्री परिषद। तो ये गलत ऑप्शन है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये भी गलत ऑप्शन लिखा है। वह अपने मंत्रियों में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, नहीं को हटाना पड़ेगा, कर सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। ये एकदम राइट क्वेश्चन है। ये एकदम क्या है? राइट क्वेश्चन है। क्योंकि प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री शपथ लेते हैं वो राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री के द्वारा ही सूचित किया जाता है, फलना फलना व्यक्ति को फलना फलना मंत्रालय के द्वारा। और बताए थे ये जो पोर्टफोलियो व्यवस्था है, विभागीय प्रणाली है, अलग अलग विभाग सौंपने की जो जिम्मेवारी है ये प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है? प्रधानमंत्री। और ये 1861 में लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय, विभागीय प्रणाली अलग अलग विभाग को देखने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा डी नंबर। पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा? डी नंबर। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा? डी नंबर। अब हम लोग बात करते हैं भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब क्या होता है भारत का प्रधानमंत्री, ये हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। क्या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? और आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं बताइए आप। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो ना निर्वाचित होते हैं, ना मनोनीत होते हैं, ना चयनित किया जाता है, ना नियुक्त किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। डी नंबर आपका आंसर होने वाला है। क्या होगा आंसर आपका? डी नंबर होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो मुख्य किसका है? तो देखते हैं राज्य सरकार का। क्या राज्य सरकार में प्रधानमंत्री का कोई ज़्यादा रोल है, ज़्यादा अधिकार है क्या? तो ये नहीं है। तो ये नहीं होगा। अब देखते हैं केंद्र सरकार में। केंद्रीय सरकार में तो पूरी तरह से जो पावर है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। तो ऑप्शन बी होगा शायद आंसर। राज्य तथा केंद्र सरकार के दोनों का नहीं, ये गलत है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ये आंसर होने वाला है आपका। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। कि केंद्रीय सरकार का पूरा पावरफुल व्यक्ति जो है
वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मुख्य हैं किसके, केंद्रीय सरकार का। तो केंद्र सरकार का देश में देखो, अगर कार्यपालिका और विधायिका पूछेगा तो पूरी तरह भारत में जो विधायिका पर नियंत्रण है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का नियंत्रण है पूरी तरह से। किसके ऊपर, विधायिका के ऊपर। तो भारत हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उसका उनका पूरी तरह से नियंत्रण है हमारे देश के विधायिका के ऊपर। किसके ऊपर, विधायिका के ऊपर, ठीक है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। ये आपको भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं किसके, केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान का दायित्व लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए अगर किसी को आ रहा है तो। देखिए अनुच्छेद 78 में जो उल्लेख किया गया है वो क्या होगा आपका, जैसे लोकसभा अध्यक्ष मैंने पढ़ाया था 93 आर्टिकल 93 में, राज्यसभा के सभापति 89 में, आपको इस तरह से 89 आर्टिकल में बताया था कि राज्यसभा के सभापति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष का है। तो 78 में है प्रधानमंत्री के बारे में, समझिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में लिखा हुआ है कौन सा अनुच्छेद में, 78 में। कौन सा अनुच्छेद में, 78 में, 78, वहाँ पे 18 लग रहा होगा, ये होगा 78, आर्टिकल 78। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का। तो ये आपको कोई दिक्कत, तो 4 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर होगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई समस्या है, आगे हम लोग चलते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पूछा है ना, मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। और यहाँ पे क्या है, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। देखो भारत में 3 तरह के मंत्री हैं। एक तो मान लो कैबिनेट मंत्री, मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा बी नंबर। कैबिनेट में सिर्फ शामिल होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री। या कहीं पे अगर इसमें पीएम भी जोड़ देगा ना, प्रधानमंत्री, तो ये भी आंसर राइट ही होगा। क्योंकि देखो ये कैबिनेट पहले प्रारंभ में कैबिनेट सब हमारे संविधान में नहीं था। अब देखो यहाँ पे कैबिनेट राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री, उप मंत्री। देखो 3 तरह के मंत्री की व्यवस्था भारत में किया गया है। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। UM लिख देते हैं मैंने, उप मंत्री यू, ठीक है, आप समझ लेना ऐसे। तो यहाँ पे देखो आप क्या है, जो राज्य मंत्री है ना, ये 2 प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं। एक जो है यहाँ पे जो एक देखो, एक सीधा आप लिखो राज्य मंत्री और एक आप लिख लो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। क्या मैं बोला, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ये आपको समझ में आ गया होगा, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कब बनते हैं, जब कैबिनेट मिनिस्टर के सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री। और जब ये कैबिनेट मंत्री का तबीयत खराब हो गया, बीमार हो जाते हैं, तब इसी कैबिनेट मंत्री के जगह पे यही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं, वही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री परिषद के सभी मंत्री, ये भी गलत होगा, केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री, ठीक है। कौन शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ तक में कोई समस्या है, 5 नंबर तक में कोई भी समस्या है आपको, तो हम लोग आगे अभी चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो वास्तविक रूप से कार्यपालिका का प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, ये देखना। तो देश में मैंने बताया कि कार्यपालिका शक्ति का अगर प्रधान पूछा जाए तो वो राष्ट्रपति होते हैं और विधायिका का, लेकिन मुख्य वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जब भी पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान देना, आपका आंसर होने वाला है 6 का बी, प्रधानमंत्री आंसर होगा। लेकिन देखो अगर यहाँ पे वास्तविक नहीं लिखा रहता, अगर लिखता संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है, या भारत में कार्यपालिका शक्ति का कौन मुख्य है, भारत में अगर लगा रहता भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, तब राष्ट्रपति आता। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, तो वास्तविक ये राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के कार्यपालिका शक्ति है। तो नाम मात्र के क्या लगेगा, या सिर्फ पूछा जाएगा भारत में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होते हैं, तब वहाँ पे जो आंसर है हम लोग वो टिक करेंगे राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न में आप थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है, तो वो होते हैं वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास होते हैं। यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। संसदीय शासन में भारत का कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास। यदि भारत के प्रधानमंत्री, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, जरा अच्छे से देखिएगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या क्या हो सकता है। देखो, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इस सारे प्रश्न का जवाब मैं अभी दूंगा। तो देखो क्या क्या है अभी मामला यहाँ पे क्या है, जरा आप समझना, अभी ध्यान से समझना। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के 3 अंग हैं। पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। किसके, पार्लियामेंट के। पहला पार्लियामेंट का कौन सा अंग है, तो वो अंग है राज्यसभा। दूसरा कौन सा है, दूसरा जो अंग है वो है लोकसभा। और तीसरा अंग कौन सा है, वो है प्रेसिडेंट। तीसरा अंग कौन सा है, वो है प्रेसिडेंट। तो भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अंग मेंशन किया गया है। पहला राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दैट मीन्स राष्ट्रपति। तो भारत के प्रधानमंत्री, देखो अब यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बन सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह को आप देखे थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये सब राज्यसभा से प्रधानमंत्री। तो समस्या क्या है, भारत में ऐसा एक बनाया गया है, रूल बनाया गया है। रूल ये बनाया गया, मंत्री चाहे लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। पहले इस कंसेप्ट को समझ लेना, तब इसी प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हो। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने कि मंत्री शायद लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, मंत्री कहीं से भी हो, लोकसभा या तो राज्यसभा, लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं से भी मंत्री अगर होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जरा मैं बता रहा हूँ, देखना आप कि उस केस में मंत्री लोकसभा, राज्यसभा में भी बैठक में भाग ले सकता है, लोकसभा में, लेकिन वोटिंग सिर्फ लोकसभा में ही आकर देंगे। जिस सदन का कोई व्यक्ति मंत्री रहता है वो उसी सदन में वोटिंग कर सकते हैं, दूसरे सदन में जाके वो वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बैठक में किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, राज्यसभा या उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला आप देखना, अच्छे से देखना, पहला कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किसके, मंत्रिमंडल के विरुद्ध या प्रधानमंत्री के विरुद्ध में चलेगा, तो वो कहाँ चलेगा, लोकसभा में। और ये है उच्च सदन से प्रधानमंत्री, यहाँ पे बताया कि यदि भारत के प्रधानमंत्री उस सदन के हो तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। सही बात बोला जाए, क्योंकि वोट देना सिर्फ उनको उच्च सदन में है। प्रधानमंत्री हैं, कोई भी मंत्री है, ये लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं,
लेकिन अगर वो लोकसभा के मेंबर होते वो प्रधानमंत्री, तब तो वो लोकसभा में वोटिंग दे सकते थे अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में। लेकिन अगर वो राज्यसभा के हैं तब तो वो वोटिंग नहीं दे सकते हैं, राज्यसभा के हैं तब तो वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो 7 नंबर का आंसर होगा वो 7 नंबर का आंसर होगा ए नंबर। 7 नंबर का क्या आंसर होगा आपका? ए होगा आंसर किसका? 7 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, अब आगे चलता हूँ, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचना करता है? मतलब मंत्री परिषद की नियुक्ति और हटाने की विवेचना करता है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का, कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद? तो आपको बता रहे हैं जो नियुक्ति और हटाने की जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मेंशन किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे ये आपको अनुच्छेद 75 में, कैसे हटाया जाए ये आपको अनुच्छेद 75 में। जैसे आप देखो किसी भी मंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। ये सारे प्रावधान जो है अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। यह प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाएगा, किस तरीके के द्वारा हटाया जाएगा, ये अनुच्छेद 75 में। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या हटाने का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 75 में मेंशन किया गया। कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 75 में मेंशन किया गया है। यह आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 75 में ऐसे प्रावधानों को की व्यवस्था किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और हटाने का जो व्यवस्था है यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। यहाँ क्या पूछा गया है? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं जो ज्यादातर देखने को मिलता है? वो ज्यादातर जो आज तक भारत में हुआ है वो लोकसभा का सदस्य ही हुआ है प्रधानमंत्री। दोनों सदन का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। संसद का भी नहीं, संसद का मतलब हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पूछा प्रश्न के जवाब, हम लोग प्रश्न के आधार पर उत्तर देते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वो लोकसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? लोकसभा का सदस्य होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 नंबर का आंसर जो होगा वो बी नंबर आंसर होगा। 9 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 9 का आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 10 नंबर प्रश्न जो है इसमें पूछा गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का। ऐसे जैसे अब देखो जरा यहाँ देखना, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग के बारे में जब हम बात करेंगे, नीति आयोग के बारे में जब बात करेंगे तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। पहले हम लोग इसको जानते थे योजना आयोग के रूप में। तो उसी तरह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर का जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो 10 का आंसर आपका सी नंबर होगा। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्र की सुरक्षा समिति का जो प्रधान कौन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रधानमंत्री। कि राष्ट्र की सुरक्षा समिति का जो प्रधान है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति है। गृह मंत्री तो जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव जो है भारत के मंत्री परिषद का एक पावर है, ये हम लोग को देखेंगे। 11 नंबर आपने कर लिया ना, 11 का बी होगा। और अभी हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है?
मंत्री परिषद रख सकती है। तो ये देखो, अविश्वास प्रस्ताव तो मंत्री परिषद नहीं रख सकती है ना, ये तो सदन के लोग रखेंगे। स्थगन प्रस्ताव भी नहीं रख सकते हैं, भर्सन प्रस्ताव भी नहीं रख सकते हैं। तो विश्वास प्रस्ताव जो है वो विश्वास प्रस्ताव, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, क्योंकि जो विश्वास प्रस्ताव है ना, विश्वास प्रस्ताव ये मंत्री परिषद रख सकते हैं। विश्वास प्रस्ताव कौन रख सकता है? मंत्री परिषद रख सकते हैं। विश्वास प्रस्ताव कौन रख सकता है? मंत्री परिषद रख सकते हैं। ठीक है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें होता है 50 सदस्य। कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। किसी भी मंत्री परिषद के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 लोग एक साथ मिलकर लाएंगे तभी अविश्वास प्रस्ताव, तभी हमारे देश में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कितने लोग होना चाहिए? 50 लोग होना चाहिए। कितने लोग होना चाहिए? 50 लोग होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए। ठीक है। लोकसभा में मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अभी जस्ट मैंने कराया 50 लोगों के लिए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये शब्द कर लेंगे आप। शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह हुआ है, तो जल्दी से बताइए कब हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ है। कौन सा अनुच्छेद में हुआ? और वह है अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। कौन सा अनुच्छेद में हुआ? 352 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो यहाँ पे ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कानूनी विषय पर कौन देते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि भारत में एक होता है अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग कहते हैं महान न्यायवादी। और ये जैसे संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। एक जो है यहाँ पे है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, अटॉर्नी जनरल जो है ना, यहाँ पे राज्यसभा की भी बैठक में भाग ले सकता है, लोकसभा की भी बैठक में भाग ले सकता है। तो कानूनी रूप से कोई भी कानून बना रहा है देश के लिए, इस देश के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बना रहा हो और वो कानून जो है लोगों के फंडामेंटल राइट को यह हनन कर रहा हो, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो, तो ये बात इन्फॉर्म कौन करेगा? तो ये अटॉर्नी जनरल बोलेगा ये कानून जो आप बना रहे हैं ये लोगों के मौलिक अधिकार को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तोड़ने वाला है। तो इस जगह पे अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं? सलाह देते हैं। तो भारत सरकार के कानूनी विषयों को परामर्श देना या कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी। क्या बोल रहा है मैं? महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल डैट मीन्स महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल डैट मीन्स महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल डैट मीन्स महान न्यायवादी। यह आपको समझ में आ गया होगा। भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ये 5 ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं और 5 ऑप्शन में आप जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये महान न्यायवादी को जो शपथ दिलाते हैं ना, देखो सेंट्रल में लगभग 99% पद को 99% पद को शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन संसद के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? संसद के सिफारिश पर। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये समझ में आ गया ना? तो महान न्यायवादी को शपथ कौन दिलाते हैं? तो संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा।
संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है, ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि महान्यायवादी जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहलाते हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। जस्ट मैंने जो पीछे पढ़ा अभी आपको पढ़ाया अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो इसकी जो नियुक्ति होती है वह संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसद की सिफारिश पर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होंगे? महान्यायवादी। किसको कहा जाता है? महान्यायवादी। तो 19 का जो आंसर होगा वो 19 का आंसर होगा आपका सी नंबर। 19 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ये जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। भारत का महान्यायवादी कौन जाने जाते हैं? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है किसके? भारत के राष्ट्रपति का, लोकसभा का, प्रधानमंत्री का, या भारत सरकार का। 21 का आंसर जल्दी से दीजिए। 21 का आंसर होगा डी नंबर। भारत सरकार का बोला जाता है। जब भी आप शब्द का प्रयोग करते हैं आप ध्यान दीजिए कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। महान्यायवादी। तो 21 का आंसर होगा आपका डी नंबर। 21 का आंसर क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। 21 का आंसर आपको समझ में आ गया ना? 21 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? कानूनी परामर्शदाता कौन है? भारत सरकार के जो है कानूनी परामर्शदाता कौन है, इस बारे में आपको समझना है। तो कानूनी रूप से जो सलाहकार होते हैं, मैंने अभी बहुत बार बता दिया इस चीज़ को, कानूनी रूप से जो सलाहकार होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और भारत सरकार की बात किया गया, यहाँ राज्य सरकार की बात नहीं किया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भारत के मुख्य विधि सलाहकार या विधि परामर्शदाता कहे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसको कहे जाते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसको बोले जाते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ तक में कोई समस्या है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट। देखो आप, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि पार्लियामेंट है ये, मान लो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। राज्यसभा, लोकसभा और यहाँ पे है प्रेसिडेंट। तो ना प्रेसिडेंट का वो हाउस का मेंबर है, ना लोकसभा के है, ना राज्यसभा के, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। लेकिन तो पर भी वो राज्यसभा या लोकसभा जहां मन करेगा वहां बैठ सकते हैं। वो व्यक्ति कौन है उसको आप ढूंढिए। तो वो होंगे, कौन होंगे जल्दी से बताइए? भारत के क्या? भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा क्या? भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा क्या? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत के महान न्यायवादी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकते हैं। वो कौन ले सकते हैं? भारत के महान न्यायवादी। कौन ले सकते हैं? भारत के महान न्यायवादी। यहाँ तक में कोई समस्या है? नहीं है ना? भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ये एकदम गलत।
वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। संसद में मत देने का अधिकार है? नहीं। तो दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? यस। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलती है, एक तो होगा ही। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी नंबर आंसर होने वाला। 24 का आंसर क्या होगा? सॉरी, सही नहीं है बोला गया, ये सही नहीं है। उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता। मतलब ये सेंटेंस जो है वो गलत है, डेट मीन्स उस हिसाब से सही नहीं है। ठीक है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। गैर सदस्य के रूप में, अभी जस्ट मैंने बताया कि भारत के महान्यायवादी जो होते हैं संसद का गैर सदस्य होते हैं। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं वह संसद का गैर सदस्य होते हैं, मतलब वो न तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं न लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो पर भी वो सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। वो व्यक्ति कौन है? महान्यायवादी। कौन व्यक्ति है वो? महान्यायवादी। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया ना? वो कौन व्यक्ति है? महान्यायवादी। यहाँ तक में कोई समस्या है? महान्यायवादी वो कौन सा व्यक्ति है? महान्यायवादी। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप देखिए, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? अब इस चारों में संसद को कौन संबोधित कर सकते हैं, आप बताइए जल्दी से। तो भारत के महान्यायवादी संसद को संबोधित कर सकता है। भारत के चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये सबको संबोधित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन भारत के महान्यायवादी जो है ये संसद को संबोधित करने का अधिकार रखते हैं। तो इसका ऑप्शन का 26 का जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। 26 का आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। किसका? 26 का। 26 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। यहाँ तक में कोई समस्या है? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 27 नंबर में क्या है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अब देखियो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी हम लोग बात कर रहे थे, अब हम लोग आए हैं राज्य सरकार के बारे में। तो एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो राज्य के कानूनी सलाहकार होते हैं। राज्य के कानूनी सलाहकार कौन होते हैं? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी केंद्र के लिए। तो केंद्र को चलाने के लिए, मतलब कानूनी को देखने के लिए महान्यायवादी, और राज्य की कानून सलाहकार कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। तो इसका आंसर जो होगा आपका 27 का बी नंबर आंसर होगा। 27 का आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। एडवोकेट जनरल क्या होगा? एडवोकेट जनरल। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता जिसको हम लोग कहते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर देखते हैं। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो कौन सलाह दे सकते हैं? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में कौन सलाह दे सकते हैं? तो राज्य सरकार को मैं बताया तो महाधिवक्ता। अगर केंद्र सरकार की बात करते तो महान्यायवादी। तो महाधिवक्ता डैट मीन्स एडवोकेट जनरल, जो स्टेट गवर्नमेंट को कानूनी सलाहकार देते हैं। तो इसका आंसर 28 का आंसर क्या होने वाला है? 28 का आंसर होगा सी नंबर। 28 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। 28 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ये आपको समझ में आ गया ना? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और 28 का जो आंसर होगा वो सी नंबर आंसर होगा। 28 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। 29 में देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति के बारे में लिखा गया है? कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 148 में क्या का नियंत्रक महालेखा का परीक्षा का उल्लेख है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में नियुक्ति होता है किसका? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में 148, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। समझ में आ गया ना? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148, ये समझ में आया ना? नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। ये आपको 29 नंबर समझ में आ गया। 30 नंबर के प्रश्न को जवाब देखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो जो पूछा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के कार्यकाल क्या होता है, तो इसके बारे में आपको जवाब देना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर होता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने दिन होता है? 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने दिन होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं मंत्रिपरिषद के इतने प्रश्न को देखें। इसके बाद जो अभी हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, थोड़ा सा प्रेसिडेंट का भी है और जिन लोगों प्रेसिडेंट का भी सवाल हम लोग है जो हम लोग यहीं पे समाप्त कर लेंगे। प्रेसिडेंट का कुछ बचा हुआ प्रश्न है और उसको भी हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो हमारे रेफर कोड का प्रयोग ज़रूर करें। जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना हो हमारे रेफर कोड का प्रयोग करें आप, और उससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? वो 10% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है? तो 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग जाके देखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। और ये जो राष्ट्रपति है ना, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये राष्ट्रपति हम लोग कहाँ पढ़े थे? तो राष्ट्रपति के बारे में जो हम लोग चर्चा किए थे वह भारतीय संविधान के भाग 5 में। कहाँ से? भाग 5 में अनुच्छेद भाग 5 में हम लोग देखे थे 52 से लेकर 62 तक में राष्ट्रपति का उल्लेख देखे थे। 52 से लेकर 62 तक, ये आपको ध्यान में होगा ही। और अलग अलग अनुच्छेद को अलग अलग कारणों के लिए पढ़े थे हम लोग 52 से 62 के बीच वाले अनुच्छेद में। और हम लोग यहाँ पे देखे थे आर्टिकल 1 to 3 भी पढ़े थे, अनुच्छेद 72 भी पढ़े थे। ये सारे अनुच्छेद को हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति के संदर्भ में। अगर वो सारे बातें आपको याद होगा तो भी बहुत आसानी के साथ इस प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो देखो मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो मंत्रियों के द्वारा तो ऐसा नहीं होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ होता है सीधे राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे कर सकते हैं, अथवा अगर सीधे नहीं करते तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आंसर क्या होगा? 1 का आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर। 1 का आंसर क्या होगा? आपका ए नंबर आंसर होगा, वो किसका? 1 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे है प्रश्न संख्या 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो मैं बताया कि भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट तो भारत के राष्ट्रपति का राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों। देखो, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेंगे, उसमें होते हैं राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे लास्ट में आपको निर्वाचित लगाना ही पड़ेगा, निर्वाचित सदस्य। अब क्यों लगाते हैं निर्वाचित सदस्य? निर्वाचित सदस्य इसीलिए लगाते हैं हम लोग, निर्वाचित सदस्य इसीलिए हम लोग लगाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि 12 सदस्य जो नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा।
12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, कहाँ पे मनोनीत होते हैं, कहाँ पे मनोनीत होते हैं, ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, ये मनोनीत होते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये व्यक्ति जो 12 व्यक्ति हैं, ये अब देखो राज्यसभा सदस्य भी लिखा रहता है तो ये गलत होता है यहाँ पे, क्योंकि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सिर्फ वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन जो है उनको भी नॉमिनेटेड पर्सन जो है यहाँ पे आर्टिकल 331 के अंतर्गत, आर्टिकल 331 के अंतर्गत इनको भी वोटिंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ये प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3 है। और हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे आपको कूट शब्द दिया गया है और इसका प्रयोग करना है आपको, कूट का। तो इसमें हो सकता है कि 2-3 सेंटेंस सही हो, तो ये सारे सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। राष्ट्रपति के जो चुनाव है, निर्वाचन मंडल, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला ये है। तो ये ठीक है, ये दोनों शामिल होते हैं। निर्वाचित लिखा है इसीलिए, अगर सिर्फ संसद लिखा रहता तो नहीं होता। ये निर्वाचित ही जो है ना, इसको दोनों सदनों के सदस्य होता तो ये गलत हो जाता है, लेकिन अगर निर्वाचित लिखा है ना तो ये राइट होगा। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्य, ये गलत, ठीक है। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सही है, क्योंकि यहाँ जो 333 है ना नॉमिनेटेड, इसको भी अधिकार नहीं है राज्यसभा के। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राइट। तो हम देख रहे हैं 1, 3 और 4, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 ये चारों प्रश्न, तीनों कंसेप्ट ये सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1, 3, 4 कहाँ मिलने वाला है, हमको डी में मिल रहा है। 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका पहला, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो ये चारों है, तो ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी प्रश्न संख्या 4 के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। तो आप देखो यहाँ पे कि भारत में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग देने का अधिकार दिया गया है, वो कौन कौन से हैं। तो 4 नंबर का हम लोग आंसर देखेंगे और 4 का जो आंसर होगा वो दिल्ली और पुडुचेरी है। जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। कौन कौन से राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी राज्य। तो दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। किसके चुनाव में अपना वोटिंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोटिंग कर सकते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। क्या बोल रहे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, दिल्ली और पुडुचेरी जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, प्रश्न संख्या 5 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इसमें यह मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन से लोग, जो इस लोग इतने में कौन कौन से लोग हैं जो शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल हेतु निर्वाचन गण में शामिल नहीं होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, जरा देखते हैं 5 का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी बताओ। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो शामिल होते ही नहीं। पूछा राज्यसभा के निर्वाचित, ये भी शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, ये भी शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो विधान परिषद को अवेलेबल नहीं है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग देने का अलाउ विधान परिषद को नहीं है। जैसे आप देखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको
कि जैसे आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। पहला क्या है, राज्यसभा है, दूसरा यहाँ पे क्या है, लोकसभा है, और तीसरा यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है। और हम लोग बात करें विधानसभा का, बात करें तो यहाँ पे देखेंगे विधानसभा के लिए विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर राज्य के विधानमंडल में, ठीक है। तो ये शामिल होते हैं, ये अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए ये आंसर डी नंबर गलत है, ठीक है। राज्य के विधान परिषदों को, विधान परिषद जो होते हैं राज्य के, उनको अलाउ नहीं होता है, इनको अलाउ नहीं होता है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो केवल राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, या केवल लोकसभा के सदस्य के द्वारा, केवल राज्य के विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्य के द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो राष्ट्रपति चुने जाते केवल राज्यसभा के सदस्य, यह गलत है। केवल लोकसभा सदस्य द्वारा, ये भी गलत है। केवल राज्य के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्य के द्वारा, ये भी गलत है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये निर्वाचन मंडल के लिए बहुत ही सटीक आंसर है और डी नंबर आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव में जो भाग लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं, सॉरी, राज्यों के विधानसभाओं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। तो डी नंबर आंसर होगा आपका। आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया ना, आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर आंसर होगा। तो ठीक है, तो 6 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। सात नंबर का देखिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, मतलब आवश्यक होगा, क्या आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए, या तो इम्पोर्टेंट है। पढ़ा ले, मूर्ख भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संसद चुने जाने की योग्यता ये होना चाहिए, देश के नागरिक भी होना चाहिए। अब ये बातें ऐसे प्रावधान नहीं किया कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, पीएचडी किया होना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रावधान मेंशन नहीं किया गया है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, इस तरह का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। और नागरिकता के संबंध में अगर हम बात करें, देश का नागरिक होना चाहिए, यहाँ पे भी एक सस्पिशन ये है कि वो जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए भारत का नागरिक। ऐसा नहीं, सोनिया गांधी जो है वो भी भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, और वो इसलिए नागरिकता के नागरिक कहने का तात्पर्य जो भी पाकिस्तान से भी आया हो, अगर उसको भारत का नागरिक मिल गया है, भारत की नागरिकता मिल गई है, तो वो व्यक्ति भी भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना, अगर अनुमोदक और प्रस्तावक ये दोनों मिल जाए तो ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो आगे के लेक्चर को हम लोग फिर आगे प्रारंभ करते हैं। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु, अब परंतु में क्या होगा ये देखना। यहाँ पे क्या है जरा देखो आप, बोला गया है एक संसद, ये आप देखना, एक विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु पूछा गया परंतु, यहाँ पे क्या देखना है, इस चीजों को जरा समझो आप।
कि संसद का कहने का तात्पर्य है राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का, ठीक है। विधानसभा का कहने का मतलब है विधानसभा ही। संसद का मतलब हो जाता है या तो राज्यसभा का मेंबर या तो लोकसभा का मेंबर, लेकिन विधानसभा कहने का तात्पर्य सिर्फ विधानसभा। वो चुनाव लड़ सकता है, राजनीतिक पद, लाभ का पद ना हो तो भारत के राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, राजनीतिक पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता को त्याग देना होगा। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने से पूर्व ही, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ऑप्शन बी है, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। 6 माह के अंदर, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि 6 माह के अंदर, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं। निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी, ये बात सही लिखा है। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर, मतलब ऐसा नहीं चुनाव के 6 माह के बाद छोड़े, ये निर्वाचन होने के तुरंत, अगर राष्ट्रपति चुन लिया गया तो तुरंत अपनी सदस्यता को, निर्वाचित जैसे चुना गया तो अपनी सदस्यता को समाप्त कर देगा, ग्रुप डी का नौकरी रिजाइन कर देगा। और एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, विधानसभा का सदस्य, ये भी गलत। तो आपका जो 8 का आंसर होगा वो सी नंबर होगा, कि संसद का मेंबर हो कि और कहीं का मेंबर हो। समझ में आ रहा है ना? संसद के राज्यसभा मतलब और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य, ये चुनाव लड़ सकता है लेकिन चुनाव जीतने के बाद तुरंत ही तुरंत अपनी सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागेंगे? अपनी सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। समझ में आया? तो 8 का आंसर होगा सी नंबर। 8 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। प्रश्न संख्या 9 के ऊपर अभी हम लोग बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? मतलब फिर से चुना जा सकता है। इसके बारे में जो हम लोग प्रावधान करेंगे वो कौन सा प्रावधान करेंगे, जरा आप प्रावधान है, जरा सा आप देखो यहाँ पे कि भारत में क्या व्यवस्था किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित भारत में कौन सी व्यवस्था किया गया है, जरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो भारत का अनुच्छेद 57 है, अनुच्छेद 57 है, ये क्या कहता है? ये कहता है एक भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कई बार चुना जा सकता है, यही कहता है अनुच्छेद 57। मैंने वहाँ पढ़ाया भी था, अगर आपने देखा होगा, गौर से देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, फिर से चुना जाए वो राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका में क्या प्रावधान किया गया है? अमेरिका में ये प्रावधान किया गया है कि एक राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बन सकता है, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छी तरीके से लोकतंत्र को अडॉप्ट किया गया कि आप जितनी बार चाहे, कोई एक अच्छा व्यक्ति आपको राष्ट्रपति लग रहा है उतनी बार बना सकते हो। और ये कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? यह अनुच्छेद 57 में ऐसे प्रावधानों का मेंशन किया गया। तो कई बार राष्ट्रपति, बार बार राष्ट्रपति बन सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कई बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कोई व्यक्ति कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। कौन सा अनुच्छेद में ऐसा मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 57 में मेंशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न 9 का आंसर बी नंबर आप कर लेना, डी नंबर, सॉरी 10 में क्या है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद
को सौंपा जा सकता है, किसके पास सौंपा जा सकता है ये देखना। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को निर्वाचन आयोग इस पे कोई मामला नहीं देगा। अगर कोई मामला है, चुनाव से संबंधित कोई मामला है, तो ये कहाँ जा सकता है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। कहाँ जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, डेट मीन सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ सौंपा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। भारत के महाधिवक्ता इस पर कुछ भी समर्थ नहीं है, संसद भी इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्च मतलब अगर पूछता तो हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में मेंशन किया गया। अगर राज्य के हाई कोर्ट का बारे में पूछे तो अनुच्छेद 214 में मेंशन किया गया। अगर हाई कोर्ट की चर्चा करें तो अनुच्छेद 214 में मेंशन किया गया है भारत में हाई कोर्ट का प्रावधान। यह अनुच्छेद 214 में मेंशन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में, हाई कोर्ट के बारे में, अनुच्छेद 214 में, हाई कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 214 में मेंशन किया गया है। कोई प्रावधान, कोई समस्या? चलो, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो किस दिन से अपने पद पर रहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है वो किस दिन से रहता है अपने पद के। 11 नंबर का प्रश्न है और इसका जवाब क्या होगा ये जरा आप सोचिए। 11 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 56 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 को जब देखेंगे आप तो अनुच्छेद 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन के लिए होगा, 5 वर्षों के लिए होगा। ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। ये सबसे पहले जब पूछा जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है तो वो होगा 5 वर्ष का। कौन सा अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 56 में ऐसा मेंशन किया गया 56 में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, वो 5 वर्षों का होता है। ये कौन से अनुच्छेद में मेंशन किया गया, यह अनुच्छेद 56 में मेंशन किया गया। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब लिखा है कब से रहता है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। इन संसद द्वारा निर्धारित तिथि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, 11 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। अपने पद ग्रहण करने के दिन से, जिस दिन से वो अपने पद का शपथ लेंगे, पद को ग्रहण करेंगे, उस दिन से वो कितने दिन रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे। कितने दिन रहेंगे, 5 साल तक रहेंगे अपने पद ग्रहण करने की तिथि से। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष के लिए रहेंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या है, पद ग्रहण करने के दिन से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन है, जरा अच्छे से समझिएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे ये बताइए। तो राष्ट्रपति की शपथ किसको दिलाते हैं, इनको भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को, किसको देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, बदला बदली कर लेते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति देगा तो उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति देगा तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देगा तो राष्ट्रपति को, एक्सचेंज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या कर लेते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये समझ में अच्छे तरीके से आपको आ गया होगा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। तो 12 का आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न का हम लोग उत्तर देखते हैं क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
उसके पद से, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद के द्वारा। तो ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जब आप पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 61 में है, महाभियोग। आप लिख लेना, महाभियोग लिख लो। क्या लिख लोगे? महाभियोग। तो महाभियोग की जो बात कहा गया है, महाभियोग की जो बात किया गया है वह अनुच्छेद 61 में मेंशन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 61 में किसका मेंशन किया गया है? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। और महाभियोग जो लगता है, देखो ये महाभियोग पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, और कहीं से भी महाभियोग प्रारंभ हो सकता है। पहले 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास ये इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? प्रेसिडेंट के पास क्या करता है? इंफॉर्मेशन भेज दिया जाता है। किसके पास भेज दिया जाता है? राष्ट्रपति के पास। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, कि 14 दिन बाद माननीय महोदय जी आपको हम हटा देंगे। तो समझ में आ रहा ना? 14 दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के बाद। उसके बाद 14 दिन के बाद महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में मेंशन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया? 61 में। और यह महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? यह महाभियोग जो लगाया जाता है ये संसद के द्वारा लगाया जाता है। महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? ये संसद के द्वारा लगाया जाता है। महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? ये संसद के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, कोई समस्या है? नहीं है ना? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ये आपको समझना हो। मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 14 का आंसर होगा डी नंबर। 14 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। यह आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं आगे अनुच्छेद 15, क्वेश्चन नंबर 15, और देखेंगे हम लोग 15 का आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो वही बात है जो अभी मैंने जस्ट बताया था, अनुच्छेद 61 में ये मेंशन किया गया। कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया? अनुच्छेद 61 में ये मेंशन किया गया, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 में। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61। समझ में आ रहा है ना? ये प्रावधान अनुच्छेद 61 में मेंशन किया गया है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले भी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन? तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है कितने दिन होगा? 5 वर्ष। 61 में क्या है? महाभियोग है। तो यहाँ पूछा ये जो महाभियोग कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकते हैं हम लोग महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल की अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो पद से जो हटाने का प्रावधान है वो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये 16 का आंसर होगा, सी नंबर होगा। 16 का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। तो महाभियोग द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? महाभियोग के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? महाभियोग के द्वारा होगा। यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 के ऊपर बात करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रावधान ये संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देख रहे हैं।
कौन से क्वेश्चन को देख रहे हैं? 17 को। और 17 का आंसर क्या होने वाला है? सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का प्रक्रिया लगाया जा सकता है, या तो राज्यसभा के द्वारा या तो लोकसभा के द्वारा, किसी भी सदन के द्वारा, किसी भी सदन के द्वारा। ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। यह आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा? ये अधिकार किसे है? तो 18 का जो आंसर होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो किसे है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो होगा 18 का आपका आंसर जो होगा ए होगा, संसद के दोनों सदनों को। किसको है? संसद के दोनों सदनों को। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था, संसद के दोनों सदन कहने का मतलब है राज्यसभा प्लस लोकसभा। राज्यसभा प्लस लोकसभा। सदन कितने हैं संसद में? 2 सदन है। अंग पूछा जाएगा तो एक यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है। तो अंग की बात करें तो संसद में 3 अंग है, 1 अंग, 2 अंग और ये 3 अंग है। ठीक है, तो संसद में कितने अंग है? 3 अंग है। 18 का आंसर होगा ए नंबर। चलते हैं हम लोग 19 के ऊपर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व पहले सूचना दिया जाता है? तो लोकसभा स्पीकर को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, तो ये 14 दिन पहले एक सूचना दिया जाता है, मतलब 2 सप्ताह। कितने दिन तक? 2 सप्ताह पहले ये सूचना दे दिया जाता है। माननीय महोदय जी, आपको इस कारण से हटाने वाले हैं। आप अपने पक्ष में कोई भी बात सदन में रख सकते हैं। आप अपने पक्ष में कोई भी बात सदन में अच्छी तरीके से आप रख सकते हैं। ये 14 दिन पहले सूचना दिया जा सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है 6 माह के अंदर। 6 माह में कितने दिन में? 6 महीना में। अब देखो यहाँ पे जरा सा आप समझना, डिटेल फॉर्म में समझा रहा हूँ। जैसे अमेरिका में क्या प्रावधान किया गया? अमेरिका में क्या प्रावधान किया गया? अमेरिका में ये प्रावधान किया गया, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। अगर मान लो 3 साल में राष्ट्रपति का विकेट गिर जाता है, मतलब डेथ हो जाती है, तो बचा हुआ कार्यकाल कितने दिन रहता है? 2 दिन का रहता है। बचा हुआ कार्यकाल 2 साल का रहता है। ये 2 साल तक उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। कौन कार्य करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, बचे हुए समय का कार्यकाल कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कार्यकाल, लेकिन भारत में क्या है, उपराष्ट्रपति मात्र 6 महीने तक करेगा। 6 महीने के अंदर नया प्लेयर तैयार कर लिया जाता है। तो आज यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मोड़ा प्रेसिडेंट का बचा हुआ है, वो जो आगे हम लोग विधानमंडल का लेके चलेंगे, वहाँ पे हम लोग करा लेंगे अच्छे तरीके से। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही डिटेल फॉर्म के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज यहीं तक रहेगा, फिर हम